आज है 19 मार्च। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण वियतनाम में चावल का कटोरा कहा जाने वाला मेकांग नदी का डेल्टाई भाग खतरे में बताया जा रहा है। निम्नलिखित देशों में से बताएं किस एक में मेकांग नदी प्रवेश नहीं करती है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है म्यांमार, फिर है थाईलैंड और फिर है ताइवान। इसका जो सही उत्तर है वो है ताइवान। जी हाँ, देखिए एक बार सही से। तिब्बती पठार में अपने हेडवाटर से नदी दक्षिण पश्चिम चीन, जहां इसे आधिकारिक तौर पर लंकांग कहा जाता है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम से होकर बहती है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये चीन है, ये है अपना भारत, और ये क्या है, ये म्यांमार है, ये है थाईलैंड, ये है लाओस, ये वाला क्षेत्र, ये छोटा सा ये जो कंट्री है ये वाला, ये कंबोडिया है, और ये वियतनाम है। अब यहाँ पर इसको यहाँ से देखिए, जैसे ये म्यांमार है और ये चीन है। अब म्यांमार और लाओस की दोनों की सीमा से होकर के ये नदी जा रही है, और इसके अलावा थाईलैंड और लाओस की सीमा से भी होकर के ये नदी जा रही है। तो जब भी प्रश्न ऐसा आए कि जो मेकांग नदी है वो म्यांमार और लाओस दोनों की सीमा पर बहती है, इसके अलावा थाईलैंड और लाओस इन दोनों की भी सीमा पर बहती है। अब इसका जो नीचे वाला ये जो डेल्टाई भाग है, ये वाला, इस डेल्टाई भाग में क्या इशू बन रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल की पैदावार होती है, लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन के कारण, ये चीज़ याद रखना, कोई दूसरा कोर्स नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण, ये रीजन क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर बढ़ रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो इस समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में खारा पानी घुस रहा है, और इस खारे पानी घुसने के कारण क्या होता है, क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो चावल की पैदावार होती है, चावल की पैदावार इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है, चावल की पैदावार गिर रही है, उत्तर गिरती जा रही है। तो अगर जब भी आप, एक तो ये चीज़ याद रखिए, इसके अलावा जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर राइटिंग करें तो उसमें अगर जलवायु परिवर्तन पर अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो उनमें ना आप इस तरीके के एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालने वाली है, किस तरीके से ये हमारी फसलों को खराब करने वाली है, और किस तरीके से इससे हमारे आर्थिक नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नौसैन्य अभ्यास जो हाल ही में आयोजित किया गया है का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भागीदार देश नहीं है। पहला ऑप्शन है चीन, फिर है ईरान, फिर है पाकिस्तान और फिर है सऊदी अरब। इसका जो सही उत्तर है वो है सऊदी अरब। जी हाँ, ओमान की खाड़ी में, ओमान स्ट्रेट में ये समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें चीन, ईरान और पाकिस्तान तीनों भागीदार देश हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। इसका सही उत्तर डी है। हाल ही में मार्च 2024 के दौरान ईरान, रूस, चीन द्वारा संयुक्त रूप से नौसैन्य अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया है, जिसे समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम दिया गया है। ठीक है, एक बार ओमान की खाड़ी और देख लेते हैं। देखिए एक बार, इस वर्ष 2024 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया। इस अभ्यास के दौरान पाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ओमान और भारत, याद रखिए ये चीज, तथा दक्षिण अफ्रीका के नौसेना प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है, भारत यहाँ पर कैसे गया था, पर्यवेक्षक के रूप में। अब ओमान की खाड़ी देख लीजिए। ओमान की खाड़ी क्या है कि देखो, ये ओमान है, ये ओमान है, ये पर्सियन गल्फ है, ये ईरान है, ये हॉर्मुज जल संधि है ये, और ये जो है ना ये क्षेत्र, ये है ओमान की खाड़ी। अब देखिए, ओमान की खाड़ी अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है, मतलब ये जो अरब सागर है इस क्षेत्र में, आगे यहाँ पर जो अरब सागर है इसका क्या है, पश्चिमी विस्तार है। यह ईरान, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात, यह ईरान, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात देशों के बीच मध्य पूर्व में स्थित है। इन देशों के बीच ही है, और मध्य में है और पूर्व में विस्तृत है। ओमान की खाड़ी अरब सागर को होर्मुज जल डमरू मध्य से जोड़ती है। अब इस अरब सागर को इस होर्मुज जल डमरू मध्य से कौन जोड़ता है, ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी की सीमा उत्तर में पाकिस्तान, ठीक है, ये इस क्षेत्र में पाकिस्तान है, यहाँ पर उत्तर में पाकिस्तान एवं ईरान, ये ईरान है यहाँ पर, पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात तथा दक्षिण में ओमान से लगती है। संयुक्त अरब अमीरात ये और ओमान ये, ठीक है, अच्छे से इसकी लोकेशन याद कर लिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है। फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, या स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, या फेयर डिजिटल फाइनेंस, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। ये 2024 की थीम है, ठीक है, लेकिन ये जो दिया है ना, स्वच्छ ऊर्जा गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, ये 2023 की थीम थी, और फेयर डिजिटल फाइनेंस ये 2022 की थीम थी। देख लीजिए, प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। यह उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और दुनिया भर में उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार और सुरक्षा की वकालत करता है।
लेकिन जो भारत का है ना राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 24 दिसंबर को ही पारित किया गया था, तभी से मनाया जाता है। ठीक है। और जो 1986 में जो अधिनियम आया था, उसमें कुछ जो अमेंडमेंट किया गया था, वो कब किया गया था? वो कब किया गया था भाई? 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेकंड थॉमस सॉल क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पता नहीं होता कि ये कहाँ से आए, लेकिन ये आते हैं एग्जाम में। सेकंड थॉमस सॉल क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का विवादित क्षेत्र रहा है? चीन मंगोलिया, मंगोलिया रूस, चीन रूस या चीन फिलीपींस? इसका उत्तर होगा चीन फिलीपींस। एक बार इस क्षेत्र को देखिए, ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस है। ठीक है। अब एक यहाँ पर ना, एक यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है स्प्रेटली आइलैंड। क्या नाम है? स्प्रेटली आइलैंड। इसको लेकर के चीन में और फिलीपींस में हम अक्सर इशू बना रहता है। और इस स्प्रेटली आइलैंड के नीचे ही, इस स्प्रेटली आइलैंड के नीचे ही बिल्कुल ये है सेकंड थॉमस सॉल। ठीक है, देखते हैं और थोड़ा सा आगे। उत्तर इसका डी है। यह एक ओस बूंद के आकार का एटोल प्रायद्वीप है जिसकी उत्तर दक्षिण में लंबाई 11 समुद्री मील है और यह मूंगा चट्टानों से घिरा हुआ है। एटोल टाइप का प्रवाल द्वीप है, ये याद रखना। ठीक है। फिलीपींस ने पहली बार 1990 के दशक के अंत में इस पर कब्जा किया था। ठीक है, इस पर फिलीपींस का कब्जा है। और ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये रहा स्प्रेटली आइलैंड। ये देखिए, ये अर्थ है हमारी, और इस पर ये है, ये क्या है? ये फिलीपींस है। और फिलीपींस के साइड में बिल्कुल ये फिलीपींस है, तो इसके साइड में थोड़ा सा ये रहा स्प्रेटली आइलैंड, और इसके इस जगह पर ये देखिए, यहाँ क्या है? सेकंड थॉमस सॉल द्वीप। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। ठीक है। अब निम्न में से बताएं कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को एक कंपनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1989, 1991, 1993 या 1995? इसका उत्तर होगा सी, 1993। ठीक है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला। ओके, एक ये फैक्ट और याद करते चलना कि भारत की पहली रिफाइनरी 1901 में डिगबोई, जो कि असम में है, में स्थापित की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। कार्यालय कंपनी के लिए संपर्क कार्यालय के रूप में कार्य करना चाहता है। और एक और चीज याद रखिए, जो फैक्ट है, मार्च 2023 में सिलीगुड़ी स्थित अपने टर्मिनल से बांग्लादेश तक 130 किलोमीटर लंबे भारत बांग्ला मैत्री पाइपलाइन की स्थापना की गई थी। ये कब की बात है? देखो, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है, वो मार्च 2023 में आई थी। ये चीज आपको याद रखनी है। और अभी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। सिलीगुड़ी और समझते चलना कि सिलीगुड़ी क्या है? ये जो चिकन नेक है ना, इसके यहाँ पर ये क्षेत्र है सिलीगुड़ी, यहाँ से यहाँ तक ये पार्वतीपुर है, पार्वतीपुर। ठीक है, पार्वतीपुर कहाँ का है? वेस्ट बंगाल, सॉरी, पार्वतीपुर है बांग्लादेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन कौन होंगी? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, ये याद रखना। दीपा मलिक, शीतल देवी, भावना पटेल या अवनी लखीरा? उत्तर होगा शीतल देवी। देख लीजिए, पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन होंगी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारतीय सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी अभियानों में मदद के लिए मार्च 2024 में निम्न में से किस राज्य में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अपना पहला स्क्वाड्रन स्थापित किया है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या जम्मू कश्मीर? इसका उत्तर होगा राजस्थान। देख लीजिए, भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी अभियानों में मदद के लिए 15 मार्च 2024 को राजस्थान के जोधपुर में, कहां? राजस्थान के जोधपुर में, ये याद रखना आप लोग, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अपना पहला स्क्वाड्रन स्थापित किया है। इसके बारे में आप याद रखना। अपाचे के बारे में ये कहां से खरीदा गया है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से खरीदा गया है। किसने बनाया था? बोइंग कंपनी ने बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने नई दिल्ली को 8 विकेट से हराकर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताएं WPL का पहला सीजन कब शुरू हुआ था? 2018, 2021, 2023 या 2024? उत्तर होगा 2023। ठीक है, देख लीजिए एक बार। WPL की शुरुआत 2023 से हुई है। मुंबई ने दिल्ली को आखिरी ओवर में 7 विकेट से हराकर पहली महिला IPL का, हाँ आगे लिखा है, महिला IPL का पहला सीजन अपने नाम कर लिया था। देखो, जो पहला सीजन हुआ था उसमें भी कौन था? उपविजेता दिल्ली थी। और जो दूसरा सीजन भी हुआ है उसमें भी उपविजेता कौन है? दिल्ली है। पहले में मुंबई जीती थी और RCB जीती है।
महिला प्रीमियर लीग 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया है और फाइनल मैच दिल्ली में ही खेला गया था। अब देखिए ऑरेंज कप किसको मिला है, ये मिला है एलसी पेरी को। जो सर्वाधिक रन जिसके होते हैं उसको मिलता है ऑरेंज कैप, और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलता है पर्पल कैप। तो श्रेयंका पाटिल को मिला है पर्पल कैप और एलसी पेरी को मिला है ऑरेंज कैप। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, दीप्ति शर्मा, और इमर्जिंग प्लेयर श्रेयंका पाटिल है। और फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, आरसीबी को मिला है। और प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन है, सोफी मोलिंग्स है। और आईपीएल का पहला मैच 2008 में हुआ था। ये चीज आप लोग याद रख लेना। अब अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। एक राजकुमारी थी जिसका नाम प्योली था। क्या नाम था, प्योली। प्योली राजकुमारी थी और इसको ना प्रेम हो गया था किसी दूसरे देश के राजकुमार से, और उससे इसने शादी कर ली। शादी करने के बाद में क्या हुआ कि ये चली गई और फिर इनको वापस इनके मायके में नहीं आने दिया गया। तो ये ना जब गई थी तो यहाँ पर फूल सारे मुरझा गए थे, और ये बहुत ज़्यादा याद करती थी अपने घर को। इस कारण इनकी क्या हो गई, याद में मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण ना इनको एक जगह पर फिर दफना दिया जंगल में, और वहाँ से ना एक फूल बना, और जो फूल बना ना उसे प्योली का फूल कहते हैं। उसका नाम प्योली का फूल रखा गया। ये जो येलो कलर का फूल है ये वही प्योली का फूल है। ये सारे जो भरे हुए हैं ये वही प्योली के फूल हैं। तो इन्हीं राजकुमारी की याद में ना फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये छोटी सी कहानी सुनाई ताकि थोड़ा सा याद रहे। फूलदेई त्योहार मुख्यतः छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है। यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व है। फूलदेई त्योहार बच्चों द्वारा मनाए जाने के कारण इसे लोक बाल पर्व भी कहते हैं। प्रसिद्ध त्योहार फूलदेई चैत्र मास के प्रथम तिथि को मनाया जाता है, अर्थात प्रत्येक वर्ष मार्च 14 या 15 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे यह है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया गया है। केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। जब आप लोग उत्तर देते हो मुझे सच में बहुत खुशी होती है क्योंकि इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो मैं भी जाता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ और अच्छा लगता है काफ़ी। चलिए तो कल वाले प्रश्न का और उत्तर देख लीजिए एक बार कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका उत्तर होगा आर्टिकल 325। हाँ, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया था, आर्टिकल 325 उत्तर होगा। देखिए भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे के सारे भाग याद होने चाहिए। निर्वाचन आयोग का प्रावधान है भाग 15 में, जिसमें आर्टिकल 324 से लेके 329 तक सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए एकदम। ठीक है, इस बार का जो टेस्ट होगा, जो थर्सडे और संडे को अपना टेस्ट होता है, उसमें इस बार का जो टेस्ट होगा उसमें निर्वाचन आयोग से प्रश्न आएंगे, ये याद रखना। अच्छे से रिवीजन कर लेना इसका। ठीक है, जो हमने पढ़ाया नहीं है निर्वाचन आयोग में, जो आर्टिकल नहीं पढ़ाए वो भी आएंगे, ये याद रखना। अच्छे से रिवीजन करके आना आप लोगों को। और एक बात और फाइनल में कहना चाह रहा था कि सीए वाली वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, उस पर मैंने किस तरह से एनालाइज किया था, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, ऐसा ही एक स्पेशल एपिसोड, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर है, और इसका ना ये इश्यू इतना सुलझा हुआ नहीं है, ये बहुत ही उलझा और बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, इसलिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ। हो सकता है ये आपने जितना इसके बारे में सोचा समझा पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा हो, तो इस सेशन को ना, इस वाले को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम वाले को जरूर देखना। 1-2 दिन में आ जाएगी वीडियो। ओके, थैंक यू।